इस साक्षात्कार के मॉडरेटर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप के कोर्स डायरेक्टर प्रोफेसर देवेंद्र पै जी का स्वागत करने की विनती मैं रामभाव मालगी प्रबोधिनी के उपाध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी से करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश जी का स्वागत करने की विनती मैं पूनावाला फिनकॉर्प के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री अभय बुतड़ा जी से करता हूँ। उनके साथ रामभाव मालगी प्रबोधिनी के उपाध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी भी सम्मिलित होंगे। मैं सभी से अनुरोध करता हूं, इवन कोऑर्डिनेटर्स को, कि वो स्थानापन्न हो जाए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप के कोर्स डायरेक्टर प्रोफेसर देवेंद्र पै इस सेशन के मॉडरेटर होंगे। उनका स्वागत करने का अनुरोध मैं माननीय डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी से करता हूं। राष्ट्र निर्माण में सिविल सोसाइटीज़ और गवर्नमेंट के साथ साथ कॉरपोरेट्स का भी योगदान उतना ही महत्वपूर्ण होता है और उसी के अकॉर्डिंग हमारी नई संसद की इमारत हो, अटल सेतु हो, इसका निर्माण कर रही टाटा प्रोजेक्ट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री विनायक पै जी का सम्मान करने का अनुरोध मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से करता हूं। श्री विनायक पै, एमडी टाटा प्रोजेक्ट्स। तालियों का शॉर्टेज न हो, क्योंकि उनकी तरफ से राष्ट्र निर्माण का शॉर्टेज कभी हुआ नहीं है। धन्यवाद विनायक पै जी। अब मैं इस सेशन के मॉडरेटर श्री देवेंद्र पै जी से अनुरोध करता हूं कि वे पब्लिक साक्षात्कार की शुरुआत करें। नमस्ते मुख्यमंत्री जी, सुशासन महोत्सव में आपका स्वागत है। जी नमस्ते और जय महाकाल। मैं बाबा महाकाल की नगरी से आता हूँ। आप यहाँ बैठे सभी लोगों जय महाकाल। जय महाकाल। सर, आप सुशासन महोत्सव में आए हैं और सुशासन महोत्सव का ये आज का पहला दिन है और ये पहला संवाद हो रहा है। तो मेरा पहला प्रश्न होगा, या हम इस प्रश्न से शुरुआत करेंगे कि सर, व्हाट डज सुशासन मीन टू यू? आपके लिए सुशासन मतलब क्या? देखिए, हम जिस जगह बात कर रहे हैं ये भारत देश है और भारत देश में सुशासन की लंबी परंपरा है। भगवान राम के काल से हम सुशासन की बात करते आए हैं और मैं तो जहाँ से आया हूँ, हम सबको जानकारी है कि 2000 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य हमारे अपने ऐसे शासक रहे जिनके एक तरह से माना जाता कि राम राज्य की पुनर्स्थापना कराने का काम किसी ने किया तो राजा सम्राट विक्रमादित्य ने किया। उनके 1000 साल बाद राजा भोज आए, उनकी भी सुशासन की। तो हमारे यहाँ ये जो सुशासन की कल्पना ये एक तरह से प्रारंभिक काल से है, आदिकाल से है। और ऐसे में यशस्वी प्रधानमंत्री ने अगर सुशासन की बात कही, और मैं महालगी के सभी संस्थान के पदाधिकारियों को बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने लोकतंत्र को एक तरह से ये अमृत का काम किया। मैं एक तरह से कुंभ की नगरी से भी आता हूँ। हमारे यहाँ तो प्रत्येक 12 साल में एक बार माना जाता है कि हमारे अपने उज्जैन में अमृत बरसा था। तो आज के इस दौर में सुशासन की इन व्यवस्थाओं को चलाने के लिए महालगे के माध्यम से जो मंच मुझे मिला है, मैं उसका धन्यवाद देता हूँ। और राम राज्य की कल्पना जब अपन करते हैं तो राम राज्य में सुशासन की बहुत नीचे तक सभी व्यवस्थाओं के शासन तंत्र को जनता के प्रति जवाबदेह बनाते हुए पारदर्शिता के साथ सेवा के भाव से सबको समर्पित शासन सुशासन की मूल कल्पना के आधार पर बनाया जाता है। मुख्यमंत्री जी, आपका एक लंबा सामाजिक और राजनीतिक प्रवास रहा है। आपने स्टूडेंट एक्टिविज्म, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से शुरुआत की, जिसके पश्चात आप आज एक भारत के सबसे बड़े राज्य में से एक मध्य प्रदेश के आप चीफ मिनिस्टर हैं। तो इस प्रवास के कुछ आप महत्वपूर्ण क्षण हमसे शेयर कर सकेंगे तो बहुत अच्छा होगा। जरूर, मैं इस बात के लिए अपने
संगठन या विचार परिवार का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। और हम तो कार्यकर्ता भाव से काम करने वाले व्यक्ति हैं। जैसे गंगा जी का जल बहता रहता है, वो जल नदी के साथ भी रहता है, कहीं घड़े में आ जाए, लोटे में आ जाए, कलश में आ जाए, वो जल ही रहेगा। तो उसी भाव से हम तो काम करने वाले लोग हैं, जो जैसी जवाबदारी दे दे उसी जवाबदारी को निर्वाह करते हुए अपने उस विनम्र भाव से लगातार काम करते रहना, यही हमारी आदत है। मुख्यमंत्री जी, आपके चीफ मिनिस्टर बनने के बाद वन ऑफ योर फर्स्ट इंटरवेंशंस वाज आपने आपके सारी मंत्रिमंडल का एक 2 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा अटल इंस्टीट्यूट और रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी के थ्रू। तो इसके पीछे आपकी सोच क्या थी, कल्पना क्या थी कि मंत्रियों को हमने ट्रेनिंग देना चाहिए? ये थोड़ा सा ट्रेनिंग देना चाहिए, ये जो शब्द है थोड़ा सा मेरे को खटक रहा। मैं इसकी उल्टे बताना चाहूँगा। जैसे म्हाळगी को मैंने धन्यवाद दिया तो वैसे ही नहीं दिया है। ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हम अपनी सरकार बनाते हैं, सरकार बनाने के साथ सरकार के बहुत सारे विभाग है, निगम है, मंडल है, आयोग है, इनके विभिन्न अलग अलग प्रकार की जो स्टेट गवर्नमेंट बनेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी या स्थानीय निकाय रहते हैं, वो अपनी इस लोकतंत्र की खूबसूरती से उठा करके किसी को भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, डायरेक्टर ऐसी जवाबदारी देते। लेकिन ये हमारा एक कहीं ना कहीं ये कमी है कि जिनको अध्यक्ष बना रहे हैं उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती। जैसे प्रशासनिक दृष्टि से कोई अफसर बनेगा, कोई कर्मचारी बनेगा तो उसकी विधिवत ट्रेनिंग होती है। यहाँ इलेक्शन जीतना और इलेक्शन जीतने के बाद सत्ता की ताकतें उसके हाथ में आ जाएगी, लेकिन ताकत का जहाँ विकेंद्रीकृत कर रहे हैं या जिसको उपकृत कर रहे हैं उसके संबंध में परिपूर्ण उस कार्य के लिए दक्ष बनाना, ये एक गेप रहता है। और मैंने स्वयं ने इस बात को महसूस किया। मैं कई सारी जिम्मेदारियां से लेते लेते यहाँ तक आया हूँ, लेकिन ये मैं आपको बताना चाहूँगा, वैसे तो मैं वेस्टर्न रेलवे बोर्ड मेंबर रहा, IC मेंबर रहा, चलो मेंबर तो चल जाएगा, लेकिन जब मैं उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बना तो अध्यक्ष बनने में मेरी 35 साल की उम्र थी। लेकिन अध्यक्ष बनने के बाद प्राधिकरण के कामों को करने कराने की कोई ट्रेनिंग नहीं थी। तो मेरे को खुद को महसूस हुआ कि मैं अध्यक्ष बना हूँ, मेरे पहले भी पूर्ववर्ती काल में बहुत लोग बने। जब हम कोई जवाबदारी पे बैठते हैं और हमको उस काम को करने कराने के लिए अधिकारी पर अगर निर्भर रहना पड़ेगा तो आप समझ सकते हो कि फिर वो अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कैसे करेगा। और ये मैंने टूरिज्म का जब चेयरमैन रहा, लगभग 8 साल में UDA का चेयरमैन रहा, फिर 4 साल कैबिनेट का दर्जा रह के मैं टूरिज्म का चेयरमैन रहा, तो मुझे इस बात का ध्यान में था। तो जब मैं शिक्षा मंत्री बना था, मुझे UDA का चेयरमैन, टूरिज्म का चेयरमैन, बाकी बहुत सारे विभाग का काम आता था, तो मैंने शिक्षा मंत्री बनाने के बाद अपना काम मेरी तरफ से तो ठीक से करने का प्रयास किया। बाकी तो प्रदेश की जनता और बाकी उसका मूल्यांकन करेंगे। लेकिन ये ध्यान में आया था कि मैं मंत्री भी बना तो सीधे बना, और सीधा बनने के बाद संयोग ऐसा रहा कि हम कोविड के दौर से निकले, और कोविड के दौर में निकलने पे मुझे इस बात का गर्व है, विद्यार्थी परिषद की जो मूल हमारे अंदर का एक तरह से वो जो भाव भी है कि परिषद हमारे को इन सारे कामों के साथ अपने उत्तरदायित्व के प्रति जागरूक रहने का एक संदेश भी देती है। कि जब कोविड का समय आया और कहा गया कि कई सारे राज्यों ने डिक्लेयर कर दिया कि हम परीक्षा नहीं लेंगे और जनरल प्रमोशन दे देंगे। अब ये जनरल प्रमोशन के कष्ट हम पुराने अर्जुन सिंह जी जब हमारे मुख्यमंत्री थे उस काल से जानते थे कि GP लिखा अगर मार्कशीट में होगा तो वो मार्कशीट किसी के क्या काम आएगी। तो हमने भी निश्चय किया कि भाई भले कोविड का काल है, अगर परीक्षा में GP लिखा रहेगा तो विद्यार्थी परिषद सहित सभी सात संगठनों से बात की, वो भी इस बात के सहमत थे। तो हमने कहा भाई ओपन बुक परीक्षा प्रणाली लगाएं, भले ही हम कापियाँ घर पहुँचा दें, लिखने के लिए बच्चे को उसकी आदत होना चाहिए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता कि जब हमने अपनी उस शिक्षा नीति में ये बात का भी ध्यान रखा कि नई शिक्षा नीति मध्य प्रदेश में लगना चाहिए, लेकिन परीक्षा होना चाहिए और परीक्षा भले ही घर बैठ करके ओपन बुक परीक्षा प्रणाली से दे। तो मैंने आपको बताने का इतना ही प्रयास किया कि ये जब आपको थोड़ा सा अनुभव होता है, जानकारी होती, तो शुरुआत में अधिकारियों ने कहा सब ये कैसे संभव है और फिर उस परीक्षा का क्या महत्व है। तो एक चूँकि मैंने कहा कि हमारी कुछ ट्रेनिंग हो चुकी है या कुछ हमने काम करा था, तो वो मेरे उस अनुभव के आधार पर जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने कहा कि मेरे को जब ये कष्ट हुआ था, मैं इस बात को महसूस करता हूँ। तो मेरे मंत्रिमंडल में तो संयोग ऐसा रहा कि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री का और माननीय नड्डा जी का अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए हैं, और हमारे संगठन परिवार का
कि हमारे मंत्रिमंडल में पहली बार के विधायक भी मंत्री बने और भारत सरकार के मंत्री जो रह चुके हैं माननीय प्रहलाद पटेल जी से लेके बाकी लोग भी, वो भी मंत्री बने। तो हमने कहा कि भाई हम हमारे सारे मंत्रिमंडल को एक तरह से उस प्रशिक्षण के दौर से निकलना चाहिए। तो उनका कॉन्फिडेंस और मुझे इस बात की खुशी है, मैं स्वयं भी पूरे समय बैठा। और ये तो होना ही चाहिए, शिक्षण एक बार होता है लेकिन प्रशिक्षण तो बार बार होना चाहिए। और प्रशिक्षित व्यक्ति का काम करने की उसकी दक्षता भी बढ़ती है और निश्चित रूप से जब वो दक्ष होता है तो उसके अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन भी बहुत अच्छे से करता है। मैं ऑडियंस को और एक बात ऐड करना चाहूँगा कि ये 2 दिन का जो हमारा प्रशिक्षण वर्ग था उसमें खुद मुख्यमंत्री जी दोनों दिन पूरा समय मौजूद थे और ये बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर साहब, मध्य प्रदेश के आप मुख्यमंत्री हैं और ये नया नया मंत्रिमंडल आपका बना हुआ है। आपके मध्य प्रदेश के लिए आपका विजन क्या है और आपके क्या प्रायोरिटी एरियाज़ हैं? देखिए, ये अगर लक्ष्य की बात करो तो आकाश से ऊंचा है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमारी जवाबदेही उस व्यवस्थाओं के साथ तालमेल करते हुए देखेंगे, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कदम से कदम मिला करके भारत सरकार जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम कर रही है, मध्य प्रदेश सरकार सभी क्षेत्रों में समान रूप से काम करे, ये हमारी अपनी प्रायोरिटी है। लेकिन ये बात सही कि हर एक राज्य के अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियां हैं, वहाँ की उपलब्ध संसाधन अलग अलग प्रकार के हैं, वहाँ के नागरिकों का अपना स्वयं का रहन सहन से लेकर बाकी परिस्थितियाँ भी अलग अलग प्रकार की हैं। तो स्वाभाविक रूप से हमारा अपने यहाँ बड़े पैमाने पर भौगोलिक एरिया भी है और फॉरेस्ट एरिया भी है, कुछ प्लेन एरिया भी है, कृषि का क्षेत्र है और लेकिन समान रूप से कुछ औद्योगिक निवेश की संभावना का क्षेत्र भी है। तो समान रूप से हर एक के जीवन में अंत्योदय आए, हर एक के जीवन में बदलाव आए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो आदर्श है, हम सब जानते हैं कि गरीब से गरीब आदमी की आज जिसको आवश्यकता वहाँ तक उसकी ज़रूरतें वहाँ तक पहुँचे और जो व्यवस्था है वो शासन की जो कार्यप्रणाली है वो पारदर्शी, संवेदनशील और गरीब विकास उन्मुख होना चाहिए। गरीबों के कष्ट में हम कहीं मदद कर पाएँ और वो स्वाभिमान के साथ अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कर पाए, ये प्रयास हमने किया। सर, आपने गरीबों के कष्ट की बात की और हम सबको पता है कि आप एक जन नेता है, आप लोगों के बीच में रहकर लोगों के बीच में जाकर काम करते हैं। और पिछले ही महीने चुनाव भी हुआ था और उस समय भी आपने काफ़ी प्रवास किया। तो इस प्रवास करते करते आप, मुझे लगता है, बहुत सारे लोगों से मिले होंगे जिनकी पिछले 10 सालों में ज़िंदगी बदल गई, जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स के लाभार्थी थे। तो आप ऐसे कुछ हमें अनुभव बता सकते हैं, ऐसे लोगों से मिले जिन्होंने आपको बताया कि इस स्कीम की वजह से मेरी ज़िंदगी बदल गई? ये तो कई लोग हैं, कितने बड़ी संख्या में मैं बता नहीं सकता हूँ। मेरे अपने खुद के अनुभव बताता हूँ। उज्जैन में जहाँ मैं विधायक बना और हमारे यहाँ पहले जैसे पुराने हमारे यहाँ स्टेट के टाइम की कॉटन इंडस्ट्रियाँ थी, कपड़ा मिल थी और कपड़ा मिल को मजदूरों के जीपीएफ और कुछ उनके बकाया शासन के और सरकार की व्यवस्था मजदूरों के बीच मुकदमे चल रहे थे। तो लगभग 4000 मजदूरों का अपना बकाया था और 4000 मजदूरों में से लगभग 1000 तो 2 लाख मिलेंगे, 4 लाख मिलेंगे, उनकी उम्मीद से मांगते मांगते क्योंकि 30 साल से लड़ते लड़ते लगभग 1500 लोगों ने तो शरीर छोड़ दिया। बाकी जो 2500 लोग बचे उनमें से भी अधिकांश इस स्थिति में नहीं कि वो चल फिर भी सके, कुछ लोग उनके बच्चे, उनके परिवार के। तो हमने बैठ कर के हमने कहा नहीं भाई ये इनका हक है। तो मैं जब विधायक था, सरकार के साथ तालमेल करके बीचवानी करके हमने कोशिश की कि जिनका जिसका जो हक है वो बराबर दिलाएं। तो मुझे संतोष है इस बात का कि लगभग 100 करोड़ रुपया उनको देना था और शासन का भी इतना रहा कि शासन को जो मील की ज़मीन थी उस ज़मीन से लगभग वो 2000 करोड़ से ऊपर की ज़मीन थी, तो शासन को दिलवा दी और जिनका हक था उनको दिलवा दिया। ये तो मैंने उनकी व्यक्तिगत जीवन की एक थोड़ी सी कष्ट वाली। बाकी शहर के विकास को लेकर के, शहर के नेचर को लेकर, जैसे अगर मैं उज्जैन की बात करता हूँ तो आपके ध्यान में आएगा उज्जैन मतलब धार्मिक शहर, जबकि ऐसा नहीं है। उज्जैन केवल धार्मिक शहर नहीं है, उज्जैन के ऐसे हर एक शहर का अपना अपना महत्व है। अब जैसे बाबा महाकाल की नगरी है तो महाकाल की नगरी है केवल महादेव की नगरी नहीं, वो काल की नगरी है। और काल की नगरी मतलब
300 साल पहले तक दुनिया में अगर शुद्ध समय की गणना कहीं से होती थी तो वो हमारे महाकाल की नगरी से होती थी। और ये सेंटर पॉइंट है जो आज ग्रीनविच में हम स्टैंडर्ड टाइम की बात करते हैं, ये 250 साल पहले तक पेरिस से हुआ, 300 साल पहले उज्जैन से हुआ। तो ये जो उसकी अपनी नेचर है, उसकी विशेषता है, ये आज के ज्ञान का महत्व मैं मानता हूँ, लेकिन प्राचीन ज्ञान अज्ञान ऐसा नहीं है। आज के इस अवसर पर वो पुनर्स्थापित हो, हमने ऐसे कई प्रयास किए। तो ये एक भविष्य में समय गणना का केंद्र बने। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ऐसे विषय पे हमने जब आधुनिक साइंस के साथ साइंस टेक्नोलॉजी विभाग को जोड़ा, एक ऑब्जर्वेटरी बनाई, नए सिरे से उस पर काम कर रहे हैं। ऐसे कई सारे कामों को लेकर के राजनीति करना तो केवल हमको रोटी कपड़ा मकान की लड़ाई लड़ना है, वोट लेना, ऐसा नहीं है। तो बहुत सारे सेक्टर में काम कर रहे हैं, जिसमें से हमारे अपने सम्राट विक्रमादित्य, तो विक्रमादित्य को काल के प्रभाव में भुला दिया गया। विक्रमादित्य कौन से थे, 1 हुए, 2 हुए, 3 हुए, लेकिन विक्रमादित्य तो एक ही जो 2000 साल पहले हुए। तो विक्रमादित्य रिसर्च सेंटर खुलवाया, उन पे काम करा रहे हैं, उसकी फेलोशिप दे रहे हैं, पुस्तकों का प्रकाशन कराया, तथ्य लाए गए, तथ्य के आधार पर सिद्ध हुआ कि हाँ वो आदि विक्रमादित्य उज्जैन के उनकी अपनी राजधानी है। तो ऐसे संवत का जिनने प्रवर्तन किया, उस संवत की मान्यता मिलना चाहिए। ऐसे बहुत सारे काम करने का राजनीति का मेरा अपना एक लंबा तो नहीं है, लेकिन ये मान के चलो कि उद्देश्यपूर्ण एक मौका मुझे मिला है। सर, हमने प्रवास की बात की, तो पहले संगठन में, उसके बाद विधायक, उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर और अभी मुख्यमंत्री करके, तो आपने गेयर्स कैसे चेंज किए और आपने वो कोप अप भी कैसे किया? देखिए, मैंने कुछ किया ये मैं नहीं मानता। मैंने प्रारंभ में कहा कि हमारी पार्टी में, हमारे विचार में हम अपने कार्यकर्ता की भूमिका बनाए रखते हैं। और जैसे जल के बारे में कहा कि वो जल नदी में बहे, किसी ग्लास में आ जाए, कहीं कलश में पहुंच जाए, तो वो जल के लिए अपना मूल भाव बनाए रखना है। बाकी तो ये सब जवाबदारी आएगी जाएगी। और हम में से कई सारे ऐसे सुयोग्य लोग हैं जिनको ये सब नहीं मिला, तो उनने अपनी ज़िंदगी का, लेकिन वो मार्गदर्शक के रूप में भूमिका अदा कर रहे हैं। तो मुझे इस बात का गर्व है कि मैं ऐसी पार्टी में हूँ जहाँ प्रत्येक कार्यकर्ता का ध्यान रखा जाता है। एक सामान्य कार्यकर्ता भी कार्यकर्ता बन के मुख्यमंत्री तक पहुँच सकता है। ये उदाहरण अगर कहीं मिलता तो भारतीय जनता पार्टी में मिलता। सर, हमारे देश में इस समय गुड गवर्नेंस में अगर सबसे बड़े कोई मैस्कट है या आइकन है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आप नरेंद्र मोदी जी से क्या प्रेरणा लेते हैं, या आपके ऐसे कुछ किस्से, अनुभव उनसे जुड़े हुए हैं जिससे आप कुछ सीखे, समझे, और आपको अभी मुख्यमंत्री बनकर आप काम कर रहे हो, उसमें आपको उनके एडवाइस की मदद हुई? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मैंने मेरी लंबी बात बताई, अभी ट्रेनिंग की बात बताई। अब मैं वास्तव मुख्यमंत्री जी के रूप में अगर नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहूँगा, यशस्वी मुख्यमंत्री जी, तो उनका तो लगभग 51 साल तक कोई सरकार से लेने देना ही नहीं। वो तो पहला चुनाव लड़े जीवन का, और पहला चुनाव लड़ते ही वो सीधे मुख्यमंत्री बन गए। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके सामने कितनी चुनौती थी, क्योंकि मैंने कहा कि हमारी तो ट्रेनिंग की बात करा रहा है, या मैं विभिन्न विभागों का काम करते करते आया, तो वाकई वो आदर्श है। और उन्होंने अपने रहते रहते आज गुजरात के जो एक मॉडल गुजरात का बना है पूरे देश और दुनिया के सामने, वो वाकई में उनके, और केवल उनका व्यक्तिगत जीवन भी एज ए मुख्यमंत्री रहते रहते भी उनने कितने प्रकार के कामों को गति दी है, अपने आप को एक तरह से शासन के उस नए रोल में ला करके एक आदर्श मुख्यमंत्री के रूप में, और न केवल मुख्यमंत्री के रूप में बल्कि आप वर्तमान में प्रधानमंत्री के रूप में हम देखें तो किसी विषय पर, किसी व्यवस्थाओं को चलाने के लिए, सुशासन की स्थापना करने के लिए, और शासन के लीडर का काम, मुख्यमंत्री का, मंत्री का काम आमतौर पे कड़े फैसले लेने से, कोई भी सरकार का मुखिया बने या मंत्री बने, वो सब बचते हैं, भागते हैं। लेकिन मुझे इस बात का गर्व होता है कि मैं खुद इस बात का, आप बताइए, नोटबंदी की बात करने के लिए कोई प्रधानमंत्री कभी आ सकता है मंच पे और अपने आप में अनाउंस करेगा कि मैं नोटबंदी की घोषणा करता हूँ? ये जब मैंने सुना तो मेरे को उस समय लगा कि मेरी जमीन खसक गई कि माननीय क्या कह रहे हैं, ये क्या होगा। वो केवल कल्पना करें, नोटबंदी छोड़ो, तालाबंदी की घोषणा कर रहे हैं। अरे और कोई प्रधानमंत्री हो तो वो अपने किसी सीएस से घोषणा कराए, और कई बार डांटते हुए नजर आए, नकली लड़ाई लड़े कि भैया ये तू कैसा मत कर, ये नहीं होगा, और वो ऐसे, क्योंकि इससे चीज़ों के आगामी दृष्टि से कितने कष्ट के
भयावह परिणाम आ सकते हैं, उसकी कल्पना करना मुश्किल। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसी बीमारी कोविड की थी जिसका बीमारी के कीटाणु का, जीवाणु का, बाद की दवा का, पूरे भारत की विविधता का, स्वास्थ्य सेवाओं का कहीं अता पता नहीं था। लेकिन केवल एकमात्र आत्मविश्वास था मोदी जी का कि हाँ आज नहीं है लेकिन कल मेरे देशवासियों को मैं सुरक्षित कर लूँगा, मैं अपने इस प्रधानमंत्री के उत्तरदायित्व का ठीक से निर्वहन करूँगा। और परमात्मा ने उनको यश दिया कि न केवल कोविड नियंत्रण हुआ बल्कि दवाई भी उनने अपने देशवासियों के लिए उपलब्ध कराई जिसका टीका लगा, और देश तो क्या दुनिया में मान बढ़ा, जिसके आधार पर भारत को एक अलग पहचान मिली। ये केवल मोदी जी के अपने काम करने का तरीका है। सर, ऑडियंस में अगर आप एक बार ऐसे देख लें तो अधिकतर लोग 70-80% या उससे भी ज़्यादा यूथ हैं। तो आपके अनुभव से आप उनको क्या मार्गदर्शन करना चाहेंगे? दे आर यंगस्टर्स हु आर इंटरेस्टेड इन गुड गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि ऐसे विषय में इतने युवाओं की रुचि, ये भी बहुत बड़ी बात है। और वो ये सुन के निश्चित रूप से इस लोकतंत्र को गौरवान्वित करेंगे। जहां मैं आज बैठा हूं, माननीय मोदी जी बैठे, कल वो बैठेंगे, मेरी शुभकामना है। सर, कमिंग बैक टू मध्य प्रदेश एंड आपकी सरकार, अगर आपके गवर्नमेंट के, नए गवर्नमेंट के अगर 1, 2, 3 ऐसे आपने अगर हाइलाइट्स बताना चाहेंगे तो आप क्या बताएंगे? मेरे को अभी 2 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं। योजना में जो है, पाइपलाइन में जो है। मैं बता सकता हूं, लेकिन ये बात सही है, करने के लिए कुछ ही मिनट भी पर्याप्त होते हैं, ये मैं जानता हूं। अगर करना चाहे तो कुछ मिनट पर्याप्त है। और यही मानते हुए जैसे मैंने अपनी पहली कैबिनेट की थी और पहली कैबिनेट के मैंने 7 निर्णय लिए थे। ये अलग बात थी कि मैंने उसमें सबसे पहला निर्णय लिया था अपने एक्सीलेंस कॉलेज बनाने का। नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में हमारे महाविद्यालय सभी कोर्स की पढ़ाई करा सके, ऐसा पूरा प्रदेश में हमारे 55 जिले हैं, 55 कॉलेज का निर्णय मैंने लिया था। एंड दूसरे जो निर्णय लिए थे, लेकिन क्या होता है कि लोकतंत्र की एक खूबसूरती भी है कि लोकतंत्र में हम कुछ निर्णय लेते हैं पर उसमें से ये भी एक पक्ष है कि वो जो बाकी बातें छूट के जो थोड़ा सा लोगों के बीच में अलग टेस्ट की रहती है, उस पर जब ज़्यादा लाइट पड़ जाती है तो मूल चीज़ दब जाती है। जैसे दूसरा मैंने निर्णय किया था कि ये जो अपराधी रहते हैं वो अपराधी एक जैसे दुर्दांत अपराधी क्यों बनता है या खतरनाक अपराधी क्यों बनता है कि उसके एक केस में वो एक बार जमानत कराने जाएगा, जमानत करा के आ जाएगा, वो दूसरा केस करेगा, फिर दूसरे केस के वापस उसकी जमानत हो जाएगी, तीसरा केस करेगा, तीसरे की जमानत हो जाएगी, चौथा केस करेगा, चौथे की जमानत हो जाएगी। अब ये कोर्ट केवल एक केस देखती है उसका जो उनकी टेबल पर है, और स्वाभाविक भी। लेकिन क्या प्रशासन को नहीं मालूम है कि इस पे 1, 2, 3, 4 ये 4-5 केस लेके चल रहा है? तो उसको अगर हमको सुशासन में लाना है, उस पर अंकुश लगाना है, तो वो 3-4 मुकदमों के आधार पर पुलिस स्वयं अपने के खिलाफ अपना इस्तगासा लगाए और कोर्ट को नॉलेज में लाए कि इसकी पुरानी जमानतें निरस्त करो, ये इस समाज में रहने लायक नहीं है, इसका स्थान जेल में होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मैंने अपना दूसरा निर्णय इसी लाइन पे लाया कि ऐसे बदमाशों का घर जेल हो सकता है, वो अपने घर में नहीं रह सकते। क्योंकि हम जब सुशासन की बात करते हैं तो सुशासन में तो रहने का हक सामान्य जनों को है, अपराधियों को नहीं। फिर आपने कहा कि जो कई निर्णय हुए हैं, अब फूड सेफ्टी नियम की बात करते हैं। अब फूड सेफ्टी नियम के आधार पर हमें मालूम खुले में अगर ये कुछ उल्टी सुल्टी चीज़ बिकती है तो स्वाभाविक रूप से उनको रोकना चाहिए। ये शासन का निर्देश है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि खुले में मांस मछली बेचते हैं तो वो नुकसान होगा। अब ये अलग बात है कि कांग्रेस ने ऐसे सारे विषयों को ले जा करके ये हिंदू मुस्लिम से जोड़ जोड़ करके जो दिखाया है तो उसका नुकसान देश को हुआ है। लेकिन हमने सख्ती से पालन किया कि फूड सेफ्टी नियम के अंतर्गत मांस खाना, मछली खाना ये लोगों का भोजन है, लेकिन उनको सुरक्षित और स्वस्थ रहने लायक बना के देना ये भी तो शासन की जवाबदारी है। तो हमने कहा कि आपके मार्केट बनेंगे, उन मार्केट के अंदर बिकेंगे, ये खुले में क्यों बिकना चाहिए। और ऐसे कई लोग हैं जो शाकाहारी, जिनको इनसे घृणा है, तो वो उनकी आंखों से देखे और वो खाने वाला भी बीमार हो। हमने कहा शासन के आधार पर निर्णय करते हैं कि ऐसे में हम खुले में नहीं बिकने देंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि 25,000 से ज़्यादा दुकानें हमने बंद कराई और 2 दिन के अंदर दुकानें बंद हुई, जिस आधार पर इसका कंट्रोल हुआ।
एक कोलाहल अधिनियम हम सब जानते हैं, कोलाहल का अपना शासन का एक प्रदूषण विभाग का निर्णय है, और उस निर्णय के आधार पर आपके यहाँ तो दिल्ली बम्बई में सबसे पहले हमारे एक बहुत अच्छे गायक ने इस विषय को उठाया था, सोनू निगम ने, बड़ा बवाल मचा था। तो कानून सबके लिए, क्या हिंदू क्या मुस्लिम, तो हमने कहा कोलाहल अधिनियम का हम सख्ती से पालन कराएंगे। और मुझे इस बात की खुशी है कि 32,000 से ज़्यादा माइक हमने जब्त करके जमा कराए कि भाई ये कोलाहल अधिनियम नहीं लगेगा, कोलाहल अधिनियम लगेगा और ये कोलाहल नहीं होगा। और जिनको इसमें व्यवसाय, जैसे कोई डीजे वाले थे, वो मेरे पास आए कि भैया हमारा रोजगार का क्या होगा, परेशानी आएगी। हमने कहा आपको दूसरा रोजगार दिला देंगे। हम जानते हैं कि डीजे की आवाज़ और उसका वाइब्रेशन कैसे कष्ट देता है, और धीरे धीरे अगर इस पर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो आगे क्या होगा। और इसके आधार पर हम सब जानते हैं कि पहले बहुत सुमधुर ध्वनि में बैंड बजते थे, बाकी शहनाई बजती थी, धीरे धीरे डीजे के चलन से वो आउट हो गए। तो हमने ये निर्णय किया कि डीजे नहीं चलेंगे, भले कुछ भी हो जाए, और इस प्रकार का ये ध्वनि प्रदूषण भी नहीं होने देंगे, और उसका सख्ती से पालन कराया, वो दिखे भी सही सामने। सर मैंने प्रायोरिटीज़ तो आपकी लिख ली है, एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, एनवायरनमेंट। सो सर आखिरी प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद आपको ये सारे निर्णय जो आपने लिए, अब उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एग्जीक्यूटिव को भी साथ में लेना पड़ता है, ब्यूरोक्रेट्स बाबुओं को। तो आप ये कैसे कोऑर्डिनेशन करके आप करते हैं कि ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाए? देखिए, आप शुद्ध अंतःकरण से, बगैर भेदभाव के, आप अगर मुख्यमंत्री के रूप में बैठते हैं और हम अगर निर्णय लेते हैं तो निर्णय के पालन करने के लिए जवाबदेही के आधार पर आप निगाह दौड़ाएंगे तो कोई ब्यूरोक्रेसी ऐसी नहीं जो आपका कहना नहीं मानेगी। लेकिन जहां आप पक्षपात करेंगे, जहां आप राग द्वेष करेंगे, जहां आप आपकी निगाह में दूसरा भाव लाओगे तो आप फेल हो जाओगे। और मुझे इस बात की खुशी है कि जब मैं निर्णय करता हूं तो जवाबदेही में आपको मैं उदाहरण देना चाहता हूं। एक कलेक्टर साहब बैठक ले रहे हैं, ट्रकों के ड्राइवरों ने हड़ताल कर दी। अब हड़ताल करने में चूंकि स्वाभाविक रूप से जो ड्राइवर बैठेंगे सामने, तो ड्राइवर की अपनी भाषा, उनका व्यवहार, लेकिन कोई ऐसी बात तो नहीं होगी। अब ड्राइवर ने कुछ कहा होगा, जो भी बोला होगा, तो कलेक्टर साहब ने कहा तेरी औकात क्या है, और ये वीडियो हुआ, सबके सामने वायरल हुआ। तो उसने कहा कि साहब हमारी औकात क्या, इसी बात की तो लड़ाई है, आप हमको कुछ मानते ही नहीं हो। तो वो जो ड्राइवर ने जवाब दिया वो तो अपनी जगह है, लेकिन किसी गरीब आदमी का, किसी ड्राइवर का अपमान करने देना, और तुम आईएएस हो इसलिए अपमान करने देंगे, मैं तो ऐसा बर्दाश्त नहीं करता हूँ। इसलिए हमने कहा भैया तुम अपने घर जाओ, पहले बाद में बात करेंगे, ये मेरे सरकार में नहीं चलेगा। गरीब आदमी है, उसकी इज्जत हमारी इज्जत है। हम सरकार गरीबों के सबके वोटों से चुन करके आते हैं। तो सुशासन का एक पक्ष ये भी है कि अपनी अपनी मर्यादा में सब रहे। मैं किसी को अपमानित नहीं करना चाहता, लेकिन हम ये भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि गरीब आदमी का कोई अपमान करे। और ये एक नहीं, कई उदाहरण है। अभी एक हमारे अधिकारी, यद्यपि उनका ऐसा मानना था कि मेरे पाँव में चोट लगी होगी चोट, तो आप छुट्टी पे जाओ। अब वो खड़े होकर के किसी महिला बहन से अपने जूते के अगर बंद बनवा रहे हैं, लेस बनवा रहे हैं, तो वो फोटो अगर सबके बीच में आता है, तो हमने पूछा तो उन्होंने कहा साहब मैं घायल था, मेरे पैर में लगी थी। तो हमने कहा आप छुट्टी पे जाते हैं, आप ये कौन सा संदेश दे रहे हैं? हमारे यहाँ तो बहनों के पैर पूजने की परंपरा है। हमारे यहाँ परंपरा नहीं कि बहनों के आप जूते बंधवाएंगे। अगर जूते बंधवाएंगे तो अपनी सरकार में आपको बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपको जरा अलग करेंगे। आप जरा घर जाओ, हम आपको बाद में देखेंगे। मुख्यमंत्री जी, ये संवाद मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और ध्यान में भी आ रहा है कि लोगों को भी अच्छा लग रहा है, लेकिन समय की मर्यादा है और हमें ये संवाद यहाँ पे समाप्त करना पड़ेगा। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे लिए समय निकाला, और बहुत सारी शुभकामनाएं भी देता हूँ आपके कार्यकाल के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अच्छा लगा कि आपने हमको मौका दिया, और मध्य प्रदेश के एक मुख्यमंत्री होने के नाते से मुझे एक बार फिर रामभाऊ महालगी सुशासन संस्थान का इस सुशासन महोत्सव में मैं आपका आभार मानता हूँ। मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।